राइट ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट राइट है बच्चे, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बच्चे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जो पार्टनर से बिजनेस है उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है प्रत्येक पार्टनर को। जो भी पार्टनर है वो पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में, बिजनेस के प्रबंधन में, मैनेजमेंट, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है उसमें उसको राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे। सेकंड, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्टेट अबाउट द बिजनेस मैटर्स। जो भी बिजनेस मैटर्स हैं, जो भी बिजनेस मैटर्स हैं उसमें कंसल्टेट यानी कंसल्टेंसी, कंसल्ट करने का राइट है एवरी पार्टनर को। एवरी पार्टनर को क्या होगा, राइट होगा कि वो कंसल्ट करे बिजनेस मैटर्स में, परामर्श दे अपना बिजनेस मैटर्स में, क्योंकि वो पार्टनर है। एवरी पार्टनर को, ऐसा नहीं किसी एक खास पार्टनर को, सभी को ये राइट है। उस पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स होंगे उन सबको ये राइट होगा कि वो कंसल्टेंट करें बिजनेस मैटर्स में, वो पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। बच्चे जो भी अकाउंट बुक्स हैं, जो भी अकाउंट बुक्स हैं, यहां पे बुक्स का मतलब अकाउंट बुक से जर्नल, लीजर, कैश बुक, जो भी बुक्स हैं अकाउंट बुक्स हैं, एवरी पार्टनर उनको इंस्पेक्ट कर पाएगा यानी चेक कर पाएगा, देख पाएगा, जांच पाएगा। उसको राइट है जांचने का, और उसे ऐसा लगता है कि हमारे पास इसकी कॉपी होनी चाहिए तो उसे कॉपी भी मिलेगी। यस, वो भी फाइल में लगा सकता है अपनी पर्सनल फाइल में। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशो। एग्रीड रेशो, बच्चे प्रत्येक पार्टनर को राइट है फर्म में जो भी बिजनेस से प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वो शेयर करेंगे। प्रॉफिट को ही नहीं, यदि लॉस होता है तो लॉस को भी शेयर करना पड़ेगा, और वो भी एग्रीड रेशो में। एग्रीड रेशो का मतलब उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में जो रेशो डिसाइड हुआ है उस रेशो में प्रॉफिट या लॉस को वो शेयर करेंगे। सपोज एक्स एंड वाई टू पार्टनर्स हैं और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड हुआ है 2:1, तो भाई प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपीज, ए का शेयर होगा 30,000 का 2/3, एक्स का शेयर क्या होगा 30,000 का 2/3 यानी कि 20,000 रुपीज, और वाई का शेयर होगा 30,000 का 1/3 यानी कि 10,000 रुपीज। यदि लॉस होता 30,000 तो भी वही इसी रेशो में, एग्रीड रेशो में शेयर होता 2:1 में। तो 2:1 ही कंपलसरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 3:1 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी उनके बीच में एग्रीड है यानी जो एग्रीमेंट में तय हो गया है उस रेशो में प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उस बिजनेस से, पार्टनर से बिजनेस से, उसको शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट एग्रीड, पार्टनरशिप डीड है लेकिन पार्टनर्स के बीच में रेशो एग्रीड नहीं हुआ, या ओरल एग्रीमेंट है, या एग्रीमेंट कैसा है ओरल, तो झगड़ा हुआ होगा कि भाई प्रॉफिट को किस तरह शेयर करें। तो प्रोविजन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन बोलता है कि भाई प्रॉफिट शेयर होगा इक्वल प्रोपोर्शन में। कैसा इक्वल प्रोपोर्शन में, 1:1 में। 30,000 है, 15,000 रुपए एक्स को दे दो, 15,000 रुपए वाई को दे दो। ओके, इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट एग्रीड, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली as is provided in the partnership act 1932।
इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन, he has the right to receive interest thereon at the agreed rate of interest. पार्टनर ने कैपिटल तो लगाई हुई है बिजनेस में, उसके अलावा उसने फर्म को लोन भी दिया हुआ है। पार्टनरशिप फर्म एक एंटिटी है ना, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर्स के बीच में सेपरेट एंटिटी है। अब पार्टनर ने फर्म को एडवांस लोन दिया, मतलब फर्म को फंड की जरूरत है, तो फर्म मार्केट से भी पैसा ले सकती है, बैंक से लोन ले सकती है, कहीं से भी फंड ले सकती है। लेकिन पार्टनर ने बोला हम कैपिटल नहीं लगा रहे हैं, हम एडवांस दे देते हैं, लोन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? अब भाई वो लोन दे रहा है, सपोज एक्स जो पार्टनर है वो फर्म को लोन दे रहा है, तो बच्चे वो लोन में क्या दे रहा है? लोन में कोई अमाउंट दे रहा है, मनी दे रहा है। और यदि वो मनी मार्केट में कहीं किसी जगह लगाता, इन्वेस्ट करता, तो उसको क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। वो अमाउंट उसने कहां लगा दिया? इसमें, एज अ कैपिटल नहीं, एज अ लोन। तो उसको राइट मिलेगा कि भाई उस पर इंटरेस्ट ले, ब्याज ले। ओके, और किस रेट से ले? जो एग्रीमेंट में तय हुआ है कि इस रेट से इंटरेस्ट अलाउड होगा पार्टनर्स लोन पर। लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी रिटन एग्रीमेंट नहीं है, या एग्रीमेंट तो है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट एग्रीड नहीं हुआ, तो उस केस में अलाउड होगा इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, या पार्टनरशिप डीड है लेकिन ये कंटेंट नहीं है, ये पॉइंट ही नहीं लिखा गया, तो उस केस में आप इंटरेस्ट अलाउड करेंगे 6% पर एनम से। और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड हो गया तो उस रेट से इंटरेस्ट अलाउड होगा, एग्रीड रेट से। A partner has the right to take decision in the interest of the business. बच्चे, इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस के लिए एक पार्टनर को राइट होता है कि वो डिसीजन ले, डिसीजन लेने का राइट। ये नहीं है कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तो ए को भी राइट है, बी को भी राइट है और सी को भी राइट है कि कोई डिसीजन लिया जा रहा है ए के एब्सेंस में, किसके द्वारा? बी और सी के द्वारा, तो उससे भी परामर्श ले लिया जाए। किससे? सी से, ए से। और जब ए और बी बैठे हुए हैं और सी नहीं है तो सी से भी ले लिया जाए, नहीं तो वो क्या कर सकता है? उस डीलिंग को कैंसिल करा सकता है कि हमारी इसमें क्या नहीं था। लेकिन यहां पे मेजोरिटी देखी जाती है। क्या देखी जाती है? मेजोरिटी, यानी कि बिजनेस के हित में, इंटरेस्ट में जो भी डिसीजन होगा, उस डिसीजन में डिसीजन लेने का राइट प्रत्येक पार्टनर को, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस डीलिंग होती है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए और बी दुकान पे बैठे हुए हैं, और कोई एजेंट आया, कई कंपनी का कोई पर्सन आया, उसने आपको गुड्स दिखाया जिसमें आप डीलिंग करते हैं, आपसे बोला कि हमसे सप्लाई ले लिया करो, ओके, और आपने सी के एब्सेंस में डिसाइड कर लिया ए और बी ने कि हाँ तुमसे ले लेंगे, बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेजोरिटी है, 3 पार्टनर्स है ना, सी एब्सेंट है, लेकिन ए और बी दोनों ने डिसाइड कर लिया ना, तो यहाँ पे सी को भी एग्री होना पड़ेगा। किसके लिए? उस डीलिंग के लिए। लेकिन यहां पर बात हो रही है इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस की, इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के हित में कोई डिसीजन लिया जा रहा है। बिजनेस के हित में कोई बिजनेस है, आप करते हैं कपड़े का बिजनेस, ठीक है, और आप चाहते हैं क्लॉथ मर्चेंट के साथ, क्लॉथ के साथ आप रेडीमेड गारमेंट्स का भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है ना। आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो क्या नेचर था? कि आप कपड़ा बेचेंगे, क्या बेचेंगे, लेकिन आगे आपने बिजनेस को और बढ़ाया, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम रेडीमेड गारमेंट्स का भी काम करेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? डिसाइड, इस डिसीजन में प्रत्येक पार्टनर को राइट होगा कि वो इन्वॉल्व हो, क्योंकि तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस की। बच्चे, पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बच्चे, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए और बी का मन हुआ कि डी को पार्टनर बना लिया जाए,
यस, और सी है नहीं है उस टाइम पर, सी छुट्टी पे गया हुआ है लंबी घूमने के लिए, कहीं विदेश गया हुआ है। तो भाई जब तक सी एग्री नहीं होगा तब तक डी को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। ऑल पार्टनर का एग्री होना जरूरी है, यानी किसी भी नए पार्टनर को, किसी भी नए पर्सन को पार्टनर तब तक नहीं बना सकते जब तक कि ऑल पार्टनर्स एग्री ना हो। किसी पार्टनर के एग्री ना होने पर किसी नए पर्सन को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। तो ये राइट हो गया किसको? पार्टनर को। और बच्चे, आफ्टर गिविंग नोटिस, नोटिस देकर कोई भी पार्टनर उस पार्टनर से, बिजनेस से पल्ला झाड़ सकता है। पल्ला झाड़ने का मतलब अलग हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, लेकिन देना क्या कर पड़ेगा उसे? नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देकर वो रिटायर हो सकता है, कहां से? फर्म से। ये भी उसको राइट है। तो ये थे बच्चे राइट ऑफ पार्टनर्स। अब आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप डीड। और आप सबको पता है पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है, यदि वो राइटिंग में रिटन डाउन है, लिख ली गई है स्टाम्प पेपर्स पे और साइन हो गए हैं, किनके? पार्टनर्स के, तो भाई वो रिटन एग्रीमेंट नहीं बोला जाएगा, वो पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। यस। और ओरल एग्रीमेंट के कंपैरिजन में रिटन डीड होना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होते हैं और उन डिस्प्यूट्स को अपन सॉल्व कर पाते हैं, उन डिस्प्यूट्स को सेटल कर पाते हैं अपन पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर, रिटन एग्रीमेंट के बेसिस, ओरल एग्रीमेंट के बेसिस पर नहीं हो पाते हैं। यस बच्चे, पार्टनरशिप डीड में आप टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन करते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी होती हैं? वो इसेंशियल बातें, इसेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन वो सारी लिख लेनी चाहिए, जो कि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होने से आपको बचा सके। यस। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का पूरा विवरण, भैया इस फॉर्म में कौन पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है, उनके नाम, उनके एड्रेस, है ना, और अदर कोई इंफॉर्मेशन हो तो वो भी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्व हैं, उन पार्टनर्स के नेम होने चाहिए, का डिस्क्रिप्शन यानी पूरा विवरण, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीजों के नंबर होने चाहिए। केवाईसी करानी पड़ती है ना आजकल, तो सारी डिटेल होनी चाहिए किसकी? पार्टनर की। उनके एड्रेस, भैया कहाँ कौन रहता है, सारी डिटेल होनी चाहिए। लिख लेनी चाहिए कहाँ पे? उस डीड में, कि भाई कौन पार्टनर है, कहाँ रहता है, उसकी अदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी डिटेल लिख ली जाती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म है ना, उसका भी पूरा विवरण, भाई फर्म का नाम क्या है और फर्म का एड्रेस क्या है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। बच्चे, कोई दिल्ली में कोई फर्म है, दिल्ली में कोई फर्म है, दिल्ली में चलो, और उस फर्म के साथ आप डीलिंग करते हैं भिंड से, तो वहां से जो वाउचर आता है ना, उसके नीचे लिख के आता है कि भाई कोई भी विवाद होता है तो उसके संबंध में आप दावा यानी क्लेम कहाँ पे करेंगे? दिल्ली में करोगे, कोर्ट में, ना कि तुम भिंड में करोगे। तो वो भिंड से नहीं आएंगे, वहां दिल्ली से भिंड नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा। कहाँ से? भिंड से दिल्ली। बात मेरी समझ में आई कुछ? कभी कोई विवाद हो जाता है ना, अपन बिजनेस डीलिंग करते हैं, विवाद हो गया भाई, फर्म फर्म ने बोला कि हमारा तो भाई प्रिंसिपल प्लेस तो दिल्ली है, जो भी तुम्हारी बातें सुनी जाएंगी तो दिल्ली कोर्ट में सुनी जाएंगी, भिंड की कोर्ट में तुम दावा कर दोगे तो हम नहीं आएंगे। लिखा है तो, नहीं तो चाहे कहीं भी हिंदुस्तान में केस कर दिया जाएगा, वहां पहुंचना पड़ेगा उसको। लेकिन उसने पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है, और जो बाउचर तुम्हें मिल रहा है उसके नीचे लिखा रहता है नोट में, वहीं पर होगा दावा। बात क्लियर? प्रिंसिपल प्लेस भी आपको ओपन करना पड़ेगा, कहां पे प्रिंसिपल प्लेस होगा बिजनेस का। नेचर ऑफ बिजनेस, अरे भाई बिजनेस में किस नेचर टाइप, किस नेचर का बिजनेस होगा, पार्टनरशिप में किस नेचर का तुम बिजनेस करोगे? ज्वेलरी का बिजनेस करोगे,
रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करोगे या रेस्टोरेंट चलाओगे या होटल चलाओगे, क्या चलाओगे, वो सब कुछ होना चाहिए डिटेल किसमें, पार्टनरशिप डीड में। नेचर से रिलेटेड बिजनेस का क्या नेचर होगा। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब से स्टार्ट होगी, प्रारंभ कब से हुई है, उसकी डेट भी होनी चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आपको पता है पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व होते हैं और भाई अपने अपने सामर्थ्य नहीं, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, नहीं सामर्थ्य के कोई 2 रुपए दे रहा है कोई 4 रुपए दे रहा है, जो एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में कि भाई तुमको इतना रुपए इन्वेस्ट करना है, तुमको इतना रुपए इन्वेस्ट करना है, और हम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम तो बिजनेस को चलाएंगे, हमारे अंदर स्किल है, हम बिजनेस को चलाएंगे, तुम लोग पैसा लगाओ हम तुम्हें कमा के देंगे। ऐसा भी हो सकता है। 3 पार्टनर हैं, 2 पैसा लगा रहे हैं, 1 लगा ही नहीं रहा। ऐसा हो सकता है तीनों ही लगा रहे हो। तो जैसा भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका डिटेल होना चाहिए कि भाई किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में एज अ कैपिटल। और भैया कैपिटल को मेंटेन करने के, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के मेथड होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो भाई आपकी जो फर्म है वहां पे जो अकाउंटिंग होगी वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कौन सा मेथड फॉलो किया जाएगा, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, ये भी मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। फिक्स का मतलब होता है कि कैपिटल ईयर टू ईयर कैसी रहती है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, सिर्फ 2 ही बार चेंज होती है, 2 ही केसेस में 2 ट्रांजेक्शन होने पर ही चेंज होती है, या तो एडिशनल कैपिटल लगाने पर या कैपिटल विड्रॉ आउट ऑफ ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होने पर, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉल कर लिया जाए तो डिक्रीज हो जाएगी, और एडिशनल कैपिटल लगा दी जाए तो इंक्रीज होगी, है ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। और यदि ये ट्रांजेक्शन नहीं हुए तो वही कैपिटल जो पिछली साल थी वही कैपिटल आगे रहेगी। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हर साल चेंज होती है कैपिटल, क्योंकि क्या पार्टनर से रिलेटेड जितने भी पार्टनर और फर्म से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, अप्रोप्रिएशन होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल क्या हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सर फिक्स के मेथड में वो पार्टनर और फर्म के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, वो एक सेपरेट अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, वहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। यस, अकाउंटिंग करेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे कैसे होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चे यदि पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हो गया है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउड होगा, तो जो रेट डिसाइड हुई है उस रेट से इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा, जो भी एग्रीड रेट होगी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स समझते हो, पार्टनर जब आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग्स करता है, पार्टनर आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल नहीं, आउट ऑफ प्रॉफिट, उस केस में इंटरेस्ट चार्ज होता है यदि ऐसा एग्रीमेंट में मेंशन है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, तो जो रेट एग्रीड होगी उस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी एक छूट गया बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट, उसमें मेंशन है कि पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस को इस एग्रीड प्रोपोर्शन में, रेशो में शेयर करेंगे, प्रॉफिट को या लॉस को उस रेशो में शेयर करना है, प्रॉफिट और लॉस को। क्लियर, ये भी मेंशन होना चाहिए। रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस लोन दिया हुआ है तो उस पर एग्रीड रेट से इंटरेस्ट अलाउड होगा, ये भी मेंशन होनी चाहिए। और नहीं है मेंशन तो कितना परसेंट दिया जाएगा, 6% पर एनम दिया जाएगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, भाई एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई ने तो पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, यस, और पार्टनरशिप डीड में मेंशन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक्स और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है। जेड ने तो बच्चे अपना श्रम लगाया, अपनी स्किल लगाई है, ऐसा तो लगाया नहीं है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा। सर प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, वो तो मिलेगा ही प्रॉफिट में शेयर। उसके अलावा वो चाहेगा कि भाई हम ज़्यादा काम करते हैं, कम बिजनेस के लिए ज़्यादा सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें तो रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए, हमें सैलरी कमीशन कुछ मिलना चाहिए। यदि पार्टनर्स के बीच में ऐसा एग्रीड हो गया है कि भाई रेम्यूनरेशन देना है हमें किसी पार्टनर को, या ऑल पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलना है, यदि ऐसा एग्रीड है तो अलाउ किया जाएगा, ठीक है ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बच्चे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में यानी कि पार्टनरशिप डीड में जब भी चेंज होता है, जब भी चेंज होता है,
चेंज आता है, चेंज होने का चेंज आता है, चेंज आता है, चेंज का मतलब पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है और पार्टनर्स के बीच में नई पार्टनरशिप डीड बन जाती है। ऐसा कब होता है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। ऐसा कब होता है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बच्चे जब भी पार्टनरशिप डीड चेंज होती है, यानी कि जो भी पार्टनर्स के बीच में एक्स वाई जेड, सपोज एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:2:1 और उन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में हम प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे 1:1:1 में, या हम शेयर करेंगे 1:2:2 में। ये ओल्ड पीएसआर है बच्चे और ये न्यू पीएसआर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस चेंज के होने से किसी को नुकसान होगा तो किसी को फायदा होगा फ्यूचर में। यस, सपोज प्रॉफिट की अमाउंट थी 5 रुपीज, तो एक्स को ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग कितना मिलता था 2, वाई को 2 और जेड को 1। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया चेंज और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:2:2। अब क्या इसका इफेक्ट होगा, इंपैक्ट होगा? 1 रुपये तो मिलेगा प्रॉफिट में किसको? एक्स को। नुकसान हो गया ना एक्स को, कितने का नुकसान हो गया ना 1 रुपये का। वाई को 2 पहले भी मिलते थे, आज भी कितने मिल रहे हैं? यानी कुछ नहीं। और भाई जेड जो है पहले कितना मिलता था 1, अब कितना मिल रहा है फ्यूचर में 2, यानी इनका बढ़ गया बच्चे, यानी जेड का फ्यूचर में शेयर बढ़ गया और एक्स का घट गया। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस और गेन करना। एक्स जो है वो सैक्रिफाइस पार्टनर है क्योंकि इनको नुकसान हो रहा है। पूरी पार्टनरशिप में यही चलने वाला है, सैक्रिफाइस गेन और गुडविल, पूरी पार्टनरशिप में। तो तुमने देखा एक्स को तो हो रहा है, एक्स को हो रहा है नुकसान, इस नुकसान को अपन बोलते हैं एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि ये सब एग्रीमेंट के बेसिस पे हो रहा है, दोनों एग्री हैं सभी, इसीलिए तो ऐसा हुआ है। जो जबरदस्ती थोड़ी है कि नुकसान हो रहा है किसको, एक्स को, आपस में तय हुआ है, तभी तो एक्स को इस कारण से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और बाई जेड को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है फ्यूचर में प्रॉफिट में। जब भी प्रॉफिट शेयर होगा फ्यूचर में तो किसको नुकसान होगा, एक्स को, और फायदा किसको होगा, जेड को। कितने का होगा, एक एक का, यानी कि बराबर, जितना टोटल सेक्रीफाइस होगा उतना ही टोटल क्या होगा, गेन होगा, हमेशा बराबर होता है। अब भाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं मिस्टर एक्स और जेड कर रहे हैं गेन, तो मिस्टर जेड इस 1 रुपए के लिए, मिस्टर जेड इस 1 रुपए गेन के लिए मिस्टर एक्स को कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। अरे भाई अपन किसी के यहाँ डिनर पार्टी लंच वगैरह में जाते हैं तो कुछ गिफ्ट विफ्ट लेके जाते हैं कि नहीं? सामने वाला अपने लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, अपने लिए पता नहीं तरह तरह की, पता नहीं कितने क्या क्या कर रहा होता है, पार्टनर्स के द्वारा सेक्रीफाइस पार्टनर को। और कंपनसेशन का बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, गुडविल। क्योंकि पास्ट में एक्स वाई जेड तीनों ने अपने एफर्ट्स लगाए उस बिजनेस में और उस बिजनेस का गुड नेम बनाया, रेपुटेशन बनाई, और उस रेपुटेशन से बिजनेस के प्रॉफिट में वृद्धि हुई, यानी कि इंक्रीज हुआ बिजनेस का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जब गुडविल से इंक्रीज हो गया और मिस्टर एक्स सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और मिस्टर जेड को क्या करना पड़ रहा है, गेन करना पड़ रहा है, तो मिस्टर एक्स कैसे छोड़ देंगे अपना प्रॉफिट में हिस्सा, इसके फेवर में, जेड के फेवर में। जेड बोलेगा भाई एक काम करते हैं, हम तुम्हें कंपनसेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ठीक है, गुडविल है ना, गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं और जो भी तुम्हारा इसका सेक्रीफाइस से जितना भी तुम्हारा शेयर बन रहा है सेक्रीफाइस का, वो हम तुम्हें दे देते हैं। इससे तुम्हारी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और हम अपनी कैपिटल को क्या कर लेते हैं, डिक्रीज। ठीक है, फ्यूचर में अब ऐसे चलेगा काम। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये तो एक केस है चेंज इन पीएसआर, और भी केसेस होते हैं जैसे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते थे 2:1 में,
जेड को नया पार्टनर बनाया गया, जेड भाई आए और जेड का शेयर है, एक्स और वाई 2 पार्टनर्स थे, 2:1 में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते थे। अब पार्टनर होंगे एक्स वाई जेड, यानी कि जेड नया पार्टनर आ गया, अब प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाएगा 1:2 में। तो नुकसान किसको होगा जेड के आने से? एक्स और वाई दोनों को नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो ये 2 रुपए किससे बनेंगे? एक्स और वाई के सैक्रिफाइस करने से तो बनेगा ये 2 रुपए। नहीं आया समझ में? और समझा देते तुम्हें सरल भाषा में। एक्स और वाई प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते थे 1:1 में, यानी 2 रुपए प्रॉफिट होता तो एक ले जाते थे प्रेम से एक्स और एक ले जाते थे प्रेम से वाई, बना देंगे 3 पार्टनर, 3 पार्टनर्स आ गए। अब एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हो गए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड हुआ 1:1:1। ठीक है ना? सपोज पहले प्रॉफिट था 6 रुपए, 6,000 रुपए, 6 रुपए नहीं 6,000 रुपए। भाई इनको कितना मिला था? 3,000 रुपए, और इनको कितना मिला था? 3,000 रुपए। अब 3 पार्टनर हो गए भाई एक्स वाई जेड, और तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1:1। तो भाई यही 6,000 रुपए अब एक्स वाई जेड तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक्स को कितना मिलेगा? 2,000, वाई को कितना मिलेगा? 2,000, जेड को कितना मिलेगा? 2,000। भाई कम हुआ ना, नुकसान हो गया ना एक्स को, कितने का? और भाई को भी नुकसान हुआ 1,000 का, हुआ कि नहीं हुआ? और भाई ये 2,000 रुपए किसको पा गए? कौन ने पा लिए? जेड ने। भाई एक्स और वाई तो मेहनत करने में लगे हुए हैं कब से पता नहीं बिजनेस में, और जिस डेट पर जेड आए उसी दिन से वो प्रॉफिट में हिस्सा लेने लगे। तो भाई जेड को कंपनसेट करना पड़ेगा किसको? एक्स और वाई को, तभी तो एग्रीमेंट होगा उनके बीच में, नहीं तो झगड़े पहले दिन से ही चालू हो जाएंगे, यानी पार्टनर ही नहीं बन पाएगा न्यू कोई। क्लियर? तो इस कंपनसेशन मनी को कैलकुलेट करने के लिए अपन वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का। यस, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते थे 1:1:1 में। भाई जेड ले गया रिटायरमेंट, अब बचे कौन? एक्स और वाई, और एक्स और वाई के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1। पहले प्रॉफिट हुआ 6,000, तो इसमें 2,000 एक्स का शेयर हुआ, वाई का 2,000 हुआ, और जेड का भी कितना हुआ? 2,000। प्रॉफिट है 6,000 ही, तो एक्स को कितना मिलेगा जेड के रिटायरमेंट के बाद? 3,000। और वाई को कितना मिलेगा? तो भाई किसका शेयर इंक्रीज हो गया, यानी ये क्या कर रहे हैं? गेन। क्या कर रहे हैं? और सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं? तो जेड को कंपनसेट करेंगे, जाते समय उसको कुछ ज्यादा देंगे। भाई तू हमें दे के जा रहा है क्या शेयर अपना प्रॉफिट में? ठीक है ना? इसी तरह बच्चे डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए सर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, वहां पे भी एक पार्टनर अलग हो रहा है, डेथ में भी पार्टनर अलग होगा, अंतर होता है। रिटायरमेंट के केस में नोटिस देना पड़ता है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, और डेथ में नोटिस ऊपर से आता है, तब पहले डेथ हो जाती है उसके बाद नोटिस आता है कि क्या हो गया, डेथ हो गई, है ना? लेकिन ट्रीटमेंट एक जैसे ही होते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक जैसे ही होता है। डेथ हो जाएगी तो जेड चले गए, और जेड का जो फायदा है वो किसको मिलेगा? जाने से फायदा किसको मिलेगा? तो एक्स और वाई अब सर बच जाएंगे, कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा, वो तो जल गए, चले गए ऊपर स्वा। ऐसा थोड़ी होता है, उसका एग्जीक्यूटर भी तो होगा धरती पे। कौन? उत्तराधिकारी, रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वो बोलेगा लाओ हक दो हमें। हाँ क्यों? बोलेगा मुझे हक है ना? गाना नहीं गाने लगना। ओके, तो ये केसेस होते हैं जिनमें गुडविल का करना होता है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन गुडविल का आप करेंगे, इसके बारे में आपको मेंशन करना पड़ता है, कहां पे? पार्टनरशिप डीड में। अब गुडविल का वैल्यूएशन एक टफ वर्क होता है, कठिन काम होता है कि गुडविल जो कि एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है ना, उसका वैल्यूएशन बड़ा एक कठिन कार्य होता है। तो कैसे होता है? इसके कुछ मेथड्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंडर में 2 मेथड्स होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड
वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगला चैप्टर है पूरा गुडविल से ही भरा पड़ा हुआ है। पूरी पार्टनरशिप में गुडविल के अलावा तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं करेगा। जो भी परेशान करेगा कौन करेगा? गुडविल ही करेगी। लेकिन तुम लोगों ने यदि कैश बुक ढंग से पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, और तुम्हें कॉन्ट्रा रिकॉर्डिंग आती है करनी, तो तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ऐसे उसको निपटा दोगे, जैसे क्या बोल सकते हैं, हाँ, जैसे मतलब वो सॉफ्टी वो खजला पन्ना लाल का निपटा देते हैं। सिर्फ तो यानी हर दिन जाता है, जब भी नई दुकान लगती है टेस्ट लेने के लिए, और वो भी बड़े प्रेम से टेस्ट कराते हैं। दो मेथड बताए हमने तुम्हें एवरेज प्रॉफिट मेथड में। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो मेथड हैं, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अलावा अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसका अगला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको अपन कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं। इन तीनों मेथड से मतलब मेन मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इनसे अपन गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, सीखेंगे। और ये भी मेंशन होना चाहिए कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस टाइम पे जब भी कंपनसेशन का प्रॉब्लम आएगा तो वो कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। बच्चे जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, तक पहुंचे। इसके बाद बात आती है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की। बच्चे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यस, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ओल्ड पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है पार्टनर्स के बीच में और नई पार्टनरशिप डीड डेवलप हो जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो चैप्टर है थर्ड, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, चेंज इन पीएसआर। तो बच्चे जब भी पार्टनरशिप डीड चेंज होगी, नई पार्टनरशिप डीड बनेगी पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होने के बाद, तो उस टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। आपने देखा था ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा था। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो कोई को गेन होता है फ्यूचर में और कोई को नुकसान होता है। और भैया जो भी असेट्स हैं बिजनेस की, उनका उस डेट पर रिवैल्यूएशन करा लिया जाता है। क्या करा लिया जाता है, रिवैल्यूएशन। क्योंकि फ्यूचर में एक जैसा चलना चाहिए, मतलब आज की डेट में यदि नुकसान हो रहा है असेट्स पर तो वो पुराने रेशो में क्या हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए। यदि फायदा हो रहा है तो वो पुराने रेशो में क्या हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए। आगे जो न्यू पीएसआर है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो रिवैल्यूएशन होता है असेट्स और लायबिलिटीज का, यानी कि वैल्यूएशन होता है किस टाइम पर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 मंथ्स का पीरियड, जिसमें आप प्रॉपर अकाउंटिंग साइकिल चलाते हैं, यानी कि आप अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग ईयर के एंड में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस डेट पे बनाएंगे आप, उस डेट को आपको मेंशन करना होता है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को एंड होगा। ये भी आपको पार्टनरशिप डेट में मेंशन करना। यदि आप 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चलाते हैं तो वो डेट मेंशन करो। यदि आप 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलाते हैं तो उसको मेंशन करो। यानी कि आपको मेंशन करना होगा 12 मंथ्स का पीरियड जो आपने अकाउंटिंग पीरियड बनाया है। ओके, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, अभी बताए थे आपको राइट्स। यस, तो राइट्स और ड्यूटीज जो भी है पार्टनर्स की, वो सारी की सारी मेंशन होनी चाहिए कहाँ पे, पार्टनरशिप डीड में। जिससे आगे कभी डिस्प्यूट हो तो अपन दिखा सके भाई ये तो हमें राइट था, अधिकार था, ये हमारी ड्यूटी थी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन है, सपोज पार्टनरशिप 10 साल के लिए हो रही है, 5 साल के लिए हो रही है, भिंड में मेला लगा हुआ है, दो लोगों ने बोला अपन पार्टनरशिप कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर की दुकान खोल लेते हैं, बहुत बिकती है यहाँ पे, तो वो उसकी लाइफ कितनी है पार्टनरशिप की, 1 या 1.5 महीने, जब तक मेला चलेगा तब तक पार्टनरशिप है, मेला खत्म पार्टनरशिप। बात क्लियर। तो जो भी पार्टनरशिप है उसका जो भी पीरियड है उसको भी आपको मेंशन करना होता है पार्टनरशिप डीड।
यस, ये पीरियड कंप्लीट होता है, ऑटोमेटिक पार्टनरशिप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है पार्टनर्स के बीच। ये भी आप पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में 6 चैप्टर में, पूरा चैप्टर ही है इसको लेके। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, अब भाई फर्म का अकाउंट होगा बैंक में, फर्म का अकाउंट होगा कहां पे, बैंक में। अब उस अकाउंट को ऑल पार्टनर जॉइंटली भी ऑपरेट कर सकते हैं या किसी एक के द्वारा भी ऑपरेट कराया जा सकता है। तो जो भी है मैं मेंशन करो कहां पे, पार्टनरशिप, कौन ऑपरेट करेगा बैंक अकाउंट को। डेथ ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ होगी उस टाइम पर सेटलमेंट कैसे होगा, किसका, डिसीज पार्टनर का। तो ये भी मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, उसका प्रोसीजर। और बच्चे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो भी झगड़े होंगे, सर झगड़े ही क्यों हो गए, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, अरे हो जाते हैं भाई, जब 2 या 4 लोग मिलकर काम करते हैं तो किसी ना किसी बात पे क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। और उस मतभेद का जो सॉल्यूशन होता है वो किससे निकलता है, रिटन एग्रीमेंट से निकलता है, ओरल से नहीं निकलता। किससे निकलता है, रिटन एग्रीमेंट। क्योंकि रिटन एग्रीमेंट जो होता है वो एविडेंस का काम करता है कोर्ट में। क्लियर, ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि रिटन एग्रीमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, काम तो आपका ओरल एग्रीमेंट से भी चल जाएगा, काम तो आपका किससे चल जाएगा, ओरल एग्रीमेंट। क्योंकि एग्रीमेंट रिटन हो या ओरल कंपलसरी नहीं होता है कि रिटन ही हो, ऑप्शनल होता है, ओरल भी बना सकते हो और रिटन भी हो सकता है। रिटन ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। यही तो एडवांटेजेस हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं बच्चे। जब रिटन एग्रीमेंट होगा यानी पार्टनरशिप डीड होगी तो पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो गवर्न होगा उस रिटन एग्रीमेंट के बेसिस पर। और उस एग्रीमेंट में पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज भी मेंशन होंगी। यस, यानी कोई पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि हमें इसका राइट है, हमारी ये ड्यूटी नहीं है, हमारा ये राइट नहीं है, हमारी ये लायबिलिटीज नहीं है। सब कुछ मेंशन होगा किसमें, पार्टनरशिप डीड में। मुकर नहीं सकता है, जो लिख गया वो तो साफ नहीं हो सकता है क्योंकि स्टाम्प पेपर पे लिखा होता है। ये थोड़ी है कि तुम घर पे ले गए और साफ कर लिया तुमने, सर्फ एक्सेल की तरह धो देंगे सारे दाग, अपने मतलब की बातें सारी धो दी तुमने उसमें। बच्चे जब भी डिस्प्यूट होंगे पार्टनरशिप बिजनेस में तो भाई पार्टनर्स के बीच में, किसके बीच में, पार्टनर्स किसी अदर पार्टी के बीच में होंगे तो तुम्हारा एग्रीमेंट क्या करेगा उसमें। तुम किसी डीलर से लड़ रहे हो, किसी दूसरी पार्टी से लड़ रहे हो, तुम बोलो एग्रीमेंट है हमारे पास, यहाँ पे बात हो रही है पार्टनर्स के बीच की। पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, कैसे डिस्प्यूट हो जाते हैं, अरे भाई कोई पार्टनर बोलता है हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, कोई बोलता है हमें तो रेमोनेशन चाहिए, कोई बोलता है हमें तो इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए 12% से। अदर पार्टनर्स बोले नहीं ऐसा थोड़ी होता है। दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, मतभेद हो गए। ओके, तो इस केस में आप पार्टनरशिप डीड में देखते हैं क्या मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर एक्ट के अकॉर्डिंग काम होता है, प्रोविजन जो एक्ट में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम होता है। इसलिए इंपॉर्टेंस है किस, पार्टनरशिप डीड का होना। बच्चे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है या ओरल पार्टनरशिप डीड होती है उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं उनको आप अप्लाई करते हैं डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की। यस, तो बच्चे प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट। यदि पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में बच्चे कुछ मैटर्स हैं, उनका सॉल्यूशन आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है। उन मैटर्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन या एडवांस दिया गया और बच्चे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में जिस पार्टनर ने
फर्म को एडवांस या लोन दिया गया है, लोन दिया है, उसे इंटरेस्ट अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, क्योंकि ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे अपन, आगे टॉपिक आएगा उसमें। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ये कंपलसरी एक्सपेंस होता है। ये क्या होता है, जिसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना होता है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनर बोले भैया लॉस है, लॉस है, लॉस में नहीं देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन देना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज है। क्या ये चार्ज। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी मैटर हो सकता है भाई, पार्टनर झगड़ जाए किसको लेकर, प्रॉफिट और लॉस को बांटने से रिलेटेड मैटर में। तो उस केस में प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा पार्टनर्स के बीच में इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वली। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में, और यदि पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जो एग्रीड रेशो है उस रेशो में करेंगे। जब डीड नहीं है तो किस रेशो में होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। याद रखने पड़ेंगे तभी अकाउंटिंग कर पाओगे पार्टनरशिप में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी मैटर होता है जिस पर डिस्प्यूट होते हैं। जिसने ज्यादा पैसा लगाया होता है, बिजनेस में इन्वेस्ट ज्यादा किया होता है, वो क्या चाहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है। लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा किसी भी पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं अमाउंट, उस अमाउंट पर इंटरेस्ट को लेकर झगड़े हो जाते हैं। ये भी मैटर आ जाता है कि भाई इस पर तो हमें ब्याज देना पड़ेगा फर्म को, यस, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। रेमुनेशन टू पार्टनर्स, कोई पार्टनर ज्यादा डिवोटी है, मतलब ज्यादा काम कर रहा है, कहाँ पे, बिजनेस में लगा हुआ है, बिजनेस में धुआंधार तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, प्रॉपर तरीके से जी जान लगा रहा है, यस, तो वो चाहेगा कि भाई उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, प्रॉफिट के अलावा कुछ और भी मिले उसको। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेमुनरेशन बोल सकते हैं। इसका रूप भी हो सकता है ना, फॉर्म कोई भी हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है। जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में किसी भी तरह का रेमुनरेशन पार्टनर्स को अलाउड नहीं होता। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अरे भाई किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाना है पार्टनरशिप फर्म में, तो ये उसी केस में बना सकते हैं आप जब सभी पार्टनर उसको पार्टनर बनाने के लिए क्या हो, एग्री हो। ओके, तो ये है बच्चे वो रूल जिनको आपको अप्लाई करना होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में।